नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ समय पहले यानी जनवरी के दूसरे हफ्ते में 3 मंत्री और 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इनमें से ज़्यादातर अति पिछड़ा वर्ग के थे और उसके बाद आपने देखा होगा कि देश भर के अखबारों में, ख़ास तौर से राष्ट्रीय अखबारों में और उत्तर प्रदेश के अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर ये चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सामाजिक समीकरण बनाया था, जो सोशल इक्वेशन बनाई थी, अति पिछड़ों को जोड़ा था, वो उसका समीकरण टूट गया है। अति पिछड़ा वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है बहुत ज़्यादा कि उसकी बड़ी उपेक्षा हुई, उनके साथ अन्याय हुआ, उनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, इसलिए वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। और अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा रेनबो कोalition बनाया है अलग अलग जातियों का, वर्गों का, और उसमें जो है उनका कोर वोट पहले से ही यादव और मुसलमान था, तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन बन गया है। भाजपा को बड़ी चुनौती मिल गई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चुनाव जीतना बड़ा कठिन हो गया है और पूरी ताकत लगा दे भारतीय जनता पार्टी तब भी हो सकता है कि बहुमत न मिले। ये ज़रूर कहा जा रहा था कि अब भी जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 24 घंटे नहीं लगे अखिलेश यादव को अर्श से फर्श पर आने में। अब वो जो है धीरे धीरे सही साबित होता जा रहा है। तथ्यों पर गौर कीजिए। अति पिछड़ा वर्ग के पुरोधा, अति पिछड़ा वर्ग के नायक, अति पिछड़ा वर्ग के बड़े और महान नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका दावा है कि जिधर वो जाते हैं उधर सरकार बनती है। हालांकि 2012 में वो मायावती के साथ थे, बहुजन समाज पार्टी में थे, सरकार नहीं बनवा पाए। वो 2012 में मायावती के साथ थे, चुनाव हार गई। उसके बाद 2017 के चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वहाँ से चुनाव जीत गए। वहाँ पहले जो है अपने बेटे को टिकट दिलवाया जो कि हार गया ऊंचाहार से। अब 2019 में अपनी बेटी को लोकसभा का टिकट दिलवाया, वो जीत गई बीजेपी के टिकट पे। अब उनको ये गलतफहमी हो गई कि वो बहुत बड़े जो है पिछड़ों के नेता हो गए हैं। उनको ये गलतफहमी पालने का अवसर दिया था मायावती ने। जब मायावती ने अपनी पावर डेलीगेट की, उनको पार्टी में एक तरह से नंबर 2 बना दिया, तो उनको पहले बहुजन समाज पार्टी में लगा कि मैं ही असल में बहुजन समाज पार्टी का सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़ा चेहरा हूँ, सबसे बड़े जनाधार वाला नेता हूँ, और मायावती की जो ताकत है उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा है। ये गलतफहमी हुई तो मायावती ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए, 5 साल मंत्री रहे, कोई शिकायत नहीं थी। लगातार समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते रहे, सरकार के कामकाज की तारीफ करते रहे। लेकिन चुनाव से ठीक पहले फिर उन्होंने पैंतरा बदला और समाजवादी पार्टी में चले गए और बड़े धूम धड़ाके से गए। उनको लाकर ऐसा पेश किया अखिलेश यादव ने कि जैसे उनको उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जीत का मंत्र मिल गया है, चाबी मिल गई है, जिससे वो उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो है ताला खोल लेंगे और उनकी सरकार बन जाएगी। तो खैर, सपना देखने का किसी को भी हक है, ऐसा सोचने का किसी को भी हक है। लेकिन इस बीच में एक चीज़ हुई। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता आरपीएन सिंह शामिल हो गए। आरपीएन सिंह उसी कुशीनगर के हैं जहां की एक विधानसभा सीट पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य 3 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार बाई इलेक्शन में, फिर उसके बाद 2 बार जो है वो सीधे आम चुनाव में। 2009 में वो आरपीएन सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए थे। आरपीएन सिंह उस समय वहाँ से पडरौना से विधायक थे और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उससे जो जगह खाली हुई, बाई इलेक्शन हुआ, उनकी मां चुनाव लड़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य उनके खिलाफ लड़े और जीत गए। ये है कहानी पडरौना की।
तो जो सारे अति पिछड़ों का वोट दिलाने वाले थे, जिनके बल पर अखिलेश यादव सत्ता में आने वाले थे, वो स्वामी प्रसाद मौर्य आरपीएन सिंह के बीजेपी में आते ही डर के भाग गए। उन्होंने पडरौना की सीट छोड़ दी। ये चर्चा होने लगी थी कि आरपीएन सिंह आए हैं तो बीजेपी उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतारेगी। अभी तो बीजेपी ने टिकट तय भी नहीं किया था आरपीएन सिंह का। बीजेपी में और आरपीएन सिंह में अभी ये बातचीत चल ही रही थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें या न लड़ें, पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारे या न उतारे, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ था। कोई ज़रूरी नहीं था कि आरपीएन सिंह पडरौना से विधानसभा चुनाव लड़ते। तब भी स्वामी प्रसाद मौर्य की हिम्मत नहीं हुई पडरौना से चुनाव लड़ने की। यही बात उनसे बीजेपी कह रही थी। जब वो बीजेपी में थे, मंत्री थे, तो उनको बताया गया कि अपने चुनाव क्षेत्र में आप बहुत अलोकप्रिय हो गए हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप सीट बदल लें। उनके ईगो को ठेस लगी। मैं इतना बड़ा पिछड़ों का नेता, मैं कैसे अलोकप्रिय हो जाऊंगा, मेरे हारने की कैसे संभावना हो जाएगी। तो इस ठेस को लेकर वो अखिलेश यादव के खेमे में चले गए और अखिलेश यादव के खेमे में पहुंचते ही उन्होंने घोषणा कर दी कि आप बीजेपी को ख़त्म कर देंगे। तो भैया, बीजेपी को ख़त्म पूरे प्रदेश से करने वाले थे, एक सीट पर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो आप पडरौना से भाग गए। पडरौना से भागे तो कुशीनगर ज़िले की दूसरी सीट है फाजिल नगर। वहाँ से समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ से फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। फाजिल नगर में जो समाजवादी पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। वो स्वामी प्रसाद मौर्य के फाजिल नगर आने का विरोध कर रहे हैं। तो अब पार्टी के अंदर से ही विरोध होने लगा है। जिसे अखिलेश यादव एसेट समझकर लाए थे, वो लाइबिलिटी साबित हो रहा है। तो फाजिल नगर क्यों गए स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि वहाँ 22% मुसलमान हैं और 10% यादव हैं। 32% होता है और करीब 3.5% वोट जो है कुशवाहा समुदाय के हैं। तो आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को जिताने के लिए अखिलेश यादव को अपने कोर वोट मुस्लिम यादव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो जो आए थे कि खुद जीतेंगे, बहुत से लोगों को जिताएंगे और सरकार बनवाएंगे, उनको अपनी सीट जितवाने के लिए अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक का सहारा लेना पड़ रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इन लोगों की ताकत क्या थी। जब मैं उस समय कह रहा था तो बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, मान नहीं रहे थे, विश्वास करने को तैयार नहीं थे और इस बात से सहमत नहीं थे कि इन लोगों का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। ये लोग अपनी सीट जीत जाएं वही बहुत है। तब ये लग रहा था कि नहीं, ये तो अति पिछड़ों के नेता हैं और बीजेपी का जो है वो सामाजिक समीकरण जो बनाया था, उसने जो इक्वेशन बना था वो टूट गया है और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं हुई है इन लोगों के जाने से। बीजेपी का जो अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन है वो जस का तस बना हुआ है, बल्कि 17 की तुलना में ज़्यादा मजबूत हुआ है। और बार बार जिसका जिक्र करता हूँ, फिर उसका जिक्र कर रहा हूँ कि वो है लाभार्थी वर्ग के कारण, और दूसरा कारण है कानून व्यवस्था। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी का कोई समीकरण, वो चाहे हिंदुत्व का हो, चाहे जो है सामाजिक समीकरण हो और चाहे विकास का मुद्दा हो, कोई समीकरण बिगड़ने नहीं दे रहा। इन दो मुद्दों की वजह से बीजेपी के साथ उसका जो समर्थक वर्ग था, उस चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या विकास के कारण उसके साथ जुड़ा हो, ये इनमें से कोई भी खिसकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो उनकी स्थिति इस समय जो है उससे बेहतर होगी, या कम से कम जो ऐसी है वैसी बनी रहेगी। इन सबको, मैं आम मतदाताओं की बात कर रहा हूँ, सबको इनको यकीन है कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद हमारी स्थिति और ख़राब होने वाली है। उनको 12 से 17 का दौर भूला नहीं है। और एक दारा सिंह चौहान थे, वो भी बहुत भारी नेता थे,
उनको भी लग रहा था कि अगर वो निकल गए तो बीजेपी जो है ज़मीन पर आ जाएगी, धराशायी हो जाएगी। मधुबन से चुनाव जीते थे, मधुबन विधानसभा के से पिछली बार यानी 2017 में। बीजेपी उनसे भी कह रही थी कि सीट बदल लीजिए, नहीं तो यहाँ से चुनाव हार जाएंगे। वो भी मानने को तैयार नहीं थे। उनको भी लगा कि ये तो उनका अपमान हो रहा है, और समाजवादी पार्टी ने उनको घोसी से टिकट दिया है। तो जो लोग अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं हैं, या उससे भी ज़्यादा मैं कहूँ कि जो लोग अपनी सीट से अपने को सुरक्षित, अपनी सीट पर अपने को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, जिनको ये विश्वास नहीं है कि जिस सीट से वो 2017 में जीते थे उससे फिर जीत सकते हैं, वो किसी पार्टी को सत्ता में कैसे ला सकते हैं? उनकी कौन सी ताकत है? अगर अखिलेश यादव को अपनी ताकत लगाकर, अपना वोट बैंक का समर्थन दिलाकर इन लोगों को किसी तरह से जिताने की कोशिश करना है, अब भी मेरा मानना है कि फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य और घोसी से दारा सिंह चौहान जीत जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर पडरौना से लड़ते तो उनकी हार तय थी। दारा सिंह चौहान अगर जो है मधुबन से लड़ते तो उनकी हार तय थी। तो ये जो रेनबो कोalition बनाया था अखिलेश यादव ने, जिसका इतना ढिंढोरा पीटा गया, जिसके बारे में पता नहीं कितने हजार पन्ने लिख दिए गए, पता नहीं कितने घंटे टीवी चैनलों पर चर्चा हो गई कि अखिलेश यादव ने पलट दिया है, बाजी पलट दी है। अब बीजेपी बड़ी मुश्किल में आ गई है। कुछ लोग कहने लगे बीजेपी डिफेंसिव पर आ गई है, बीजेपी को जो है बचाव का रास्ता नहीं मिल रहा है। उन सब लोगों को अब समझ में आ रहा है, हालांकि स्वीकार नहीं करेंगे। अभी 10 मार्च से पहले इनमें से कोई स्वीकार नहीं करने वाला है इस बात को, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, पहले फेज़ का मतदान 10 को होना है, जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का शिराजा बिखर रहा है। कल मथुरा में जयंत चौधरी ने जो टिप्पणी की है हेमा मालिनी पर, बड़ी शर्मनाक टिप्पणी है। जाट लोग बड़े स्वाभिमानी लोग होते हैं, वो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, महिलाओं का अनादर नहीं करते, महिलाओं की इज्जत के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए वो अपनी जान देने को तैयार होते हैं। ऐसे समाज से आने वाले जयंत चौधरी ने हेमा मालिनी के बारे में जो टिप्पणी की है वो निहायत शर्मनाक है। किसी छुटभैये नेता ने की होती तो भी शर्मनाक थी, और जयंत चौधरी ने की है, ये उनकी हताशा बोल रही है, ये उनकी निराशा बोल रही है। उनको अमित शाह ने जाट समुदाय में संदिग्ध बना दिया है। ये मैसेज देने में अमित शाह कामयाब हो गए हैं कि जयंत चौधरी पर भरोसा मत कीजिए। तो समाजवादी पार्टी दरअसल जिन लोगों को बीजेपी से लेकर आई है, उसने ऐसा करके बीजेपी पर बड़ा एहसान किया है। अगर ये लोग बीजेपी में बने रहते तो बीजेपी के लिए समस्या ज़्यादा थे, समाधान कम थे। तो अखिलेश यादव ने अपने लिए समस्या खड़ी कर ली है। अब उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इनको विधानसभा का चुनाव जिताएं, और हार गए तो गाली सुने, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। न तो स्वामी प्रसाद मौर्य और न दारा सिंह चौहान के जीतने की उम्मीद है। बाकी लोगों की मैंने चर्चा इसलिए नहीं की कि उनकी भी स्थिति इससे बेहतर नहीं है। जो 11 लोग बीजेपी से सपा में आए हैं, इनमें से कोई एक भी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। तो हारे हुए लोगों पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया है। तो आपको याद होगा, शोले फिल्म आपने देखी थी, उसमें गब्बर सिंह का एक डायलॉग है जो बड़ा मशहूर है, मतलब आम बोलचाल में आ गया है, वो समय समय पर लोग बोलते रहे हैं, जो डर गया वो मर गया। तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान दोनों डर गए। दोनों की राजनीतिक मौत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि डरा हुआ नेता ज़्यादा बड़ी लायबिलिटी होता है। हारने वाला भी हो तो भी अगर डरा ना हो, हिम्मत से डटा हुआ हो, अगर आत्मविश्वास बना हुआ हो उसका,
तो वो लड़ाई अच्छी लड़ता है, हारे या जीते। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, लेकिन डरा हुआ नेता एक जगह से डर के भागा है, दूसरी जगह आया नई जगह पर, वहाँ भी डर का माहौल है। वहाँ जो पहले से जिस घर में आए हैं नए, वहाँ से पहले उस घर में जो लोग रह रहे थे उनको ये पसंद नहीं आ रहा है, तो वहाँ भी विरोध हो रहा है। तो इसलिए अखिलेश यादव को शायद अब समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जल्दबाजी में बीजेपी को घायल करने के चक्कर में, उसकी एक आंख फोड़ने के चक्कर में अपने दोनों आंख फोड़ लिए। तो दारा सिंह चौहान हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, जयंत चौधरी हो, जयंत चौधरी निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लिए लाइबिलिटी बनने जा रहे हैं। जाट समुदाय में उनको कितना समर्थन मिलेगा ये कहना मुश्किल है। उनके उम्मीदवारों को जो जाट हैं उन्हें ज़रूर जाट वोट मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, नतीजा आएगा तो देखिएगा, उसके अलावा जाट समुदाय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये तमाम प्रचार कि जाट नाराज़, फला नाराज़, ढिका नाराज़, कोई नाराज़ नहीं है। बीजेपी की जो 2017 में स्थिति थी, मुझे अब लग रहा है कि शायद उससे बेहतर स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि, उनका काम, ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया है इस चुनाव का कि ये चुनाव परसेप्शन के लेवल पे तो कम से कम अखिलेश यादव हार चुके हैं। बाकी हार या जीत तो चुनाव का नतीजा आने पर पता चलेगी, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव आज से 15-20 दिन पहले जिस स्थिति में दिखाई दे रहे थे उससे बहुत बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं, और उनकी स्थिति लगातार कमज़ोर होती जा रही है। तो ऐसे में उनके लिए बीजेपी से लड़ना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है। अभी तो शुरुआत हुई है, पहले फेज़ का मतदान भी नहीं हुआ है। अभी से अगर जो है आपकी सेना में कमज़ोरी दिखने लगे, आपके घर में दरार दिखने लगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या नतीजा होने वाला है। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।